मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखी तुमने अपने गुरु घंटाल की काली करतूतें, बाबा कृष्ण करीम। अरे मुझे तो यह हमेशा ही योगी कम और भोगी ज़्यादा लगता था, और लो आज साबित भी हो गया। हर टीवी चैनल पर इसकी रासलीला के चर्चे हो रहे हैं। घर में घुसते ही दिवेश ने पत्नी मिताली की तरफ कटाक्ष का तीर छोड़ा। तुम्हें आज पता चला है? मैं तो वर्षों से यह राज जानती हूँ, सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि भुक्तभोगी भी हूँ। मन ही मन सोचकर मिताली को मितली सी आ गई। घिनौनी यादों के इस वमन में कितना सुकून था, यह दिवेश महसूस नहीं कर पाया। उसने फटाफट जूते मोजे उतारे और टीवी ऑन करके सोफे पर पसर गया। एक और बाबा पर गिरी गाज नाबालिग ने लगाया धार्मिक गुरु पर यौन दुराचार का आरोप। आरोपी फरार। पुलिस ने किया बाबा कृष्ण करीम का आश्रम सीज। लगभग हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रसोई में चाय बनाती मिताली के कान इधर ही लगे हुए थे। दिवेश को चाय का प्याला थमा वह बिस्तर पर लेट गई। आज मिताली अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। एक बड़ा बोझ जिसे वह पिछले कई सालों से अपने दिलो दिमाग पर ढो रही थी, वह अनायास उतर गया था। अब उसे यकीनन उस भयावह फ़ोन कॉल से आज़ादी मिल जाएगी जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाए थी, जिसके चलते हर इनकमिंग फ़ोन कॉल पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता था। आंखें बंद होते ही मिताली की पलकों के पीछे एक दूसरी ही दुनिया सजीव हो उठी। चुपचाप से खड़े लम्हे मिताली के इर्द गिर्द लिपट गए, जैसे धुंध एकाएक आकर पेड़ों पहाड़ों से लिपट जाती है और वे वहाँ होते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मिताली भी अपने आसपास की दुनिया से ओझल हो गई। परछाइयों की इस दुनिया में उसके साथ सुदीप है। बाबा का आश्रम और सेवा के नाम पर जिस्म से होने वाला खिलवाड़ है। सुदीप से उसकी दोस्ती कॉलेज के समय से ही थी। इसे दोस्ती ना कहकर प्यार कहें तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होगा। उनका कॉलेज शहर के बाहरी कोने पर था और कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बाबा कृष्ण करीम का आश्रम था। हरे भरे पेड़ों से घिरा यह आश्रम देखने में बहुत ही रहस्यमय लगता था। दोनों अक्सर एकांत की तलाश में उस तरफ निकल जाते थे। इस आश्रम का ऊंचा और भव्य मुख्य द्वार मिताली को सम्मोहित कर लेता था। वह इसे भीतर से देखना चाहती थी, लेकिन आश्रम में सिर्फ बाबा के भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति थी। मिताली अक्सर सुदीप से अपने मन की बात कहती थी। एक दिन सुदीप ने उससे आश्रम के अंदर ले जाने का वादा किया, जिसे बहुत जल्दी उसने पूरा भी किया। हुआ यूं था कि रिश्ते में सुदीप की भाभी सुमन बाबा की भक्त थी और अक्सर वहां आश्रम में सेवा के लिए जाती थी। उसी के साथ सुदीप मिताली को लेकर आश्रम गया। आश्रम के दरवाजे पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। कई चरणों में जांच से गुजरने के बाद वे अब एक बड़े से चौगान में थे। मिताली हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। आश्रम के बहुत बड़े भाग में ताज़ा सब्जियां लगी थी। एक हिस्से में फलदार पेड़ भी थे। बहुत से भक्त, जिन्हें सेवादार कहा जाता है, वहाँ
निष्काम सेवा में जुटे थे। कुछ लोग सब्जियां तोड़कर ला रहे थे और कुछ उन्हें तोल तोल कर वजन के अनुसार अलग अलग पैक कर रहे थे। कुछ लोग फलों को भी इसी तरह से पैक कर रहे थे। सुमन ने बताया कि ये फल और सब्जियां बाबा के भक्त ही प्रसाद स्वरूप खरीद कर ले जाते हैं। सुमन स्वयं भी अपने घर के लिए फल सब्जियां यहीं से खरीद कर ले जाती है। एक बड़े से रसोई घर में कुछ महिलाएं आश्रम में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना बनाने में जुटी थी, तो कुछ सेवादार जूठे बर्तन मांजकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। मिताली ने देखा कि वहाँ लोगों से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा था। हर व्यक्ति को समान सुविधा उपलब्ध थी। शायद यही संभाव सबको जोड़े था और यही बाबा की लोकप्रियता का कारण था। मिताली को दूर आश्रम के कोने में गुफा जैसा एक कमरा दिखाई दिया। सुमन ने बताया कि यह बाबा का विशेष कक्ष है। जब भी वे यहाँ आश्रम में आते हैं, इसी कक्ष में ठहरते हैं। यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सुमन के साथ होने के कारण उन दोनों को किसी ने नहीं टोका। मिताली और सुदीप ने पूरा आश्रम घूम कर देखा। घूमते घूमते दोनों आश्रम के दूसरे कोने तक पहुंच गए। यहाँ घने पेड़ों के झुरमुट में घास फूस से बनी कलात्मक झोंपड़ियाँ बेहद आकर्षक लग रही थी। जगह के एकांत का फायदा उठाकर सुदीप ने उसे चूम भी लिया था। मिताली को आश्रम की व्यवस्था ने बहुत प्रभावित किया। उसने आगे भी यहाँ आते रहने का मन बना लिया और कुछ ना सही सुदीप के साथ एकांत में कुछ लम्हे साथ बिताने को मिल जाएंगे। शहर में तो लोगों के देखे जाने का भय हमेशा दिमाग पर हावी रहता है। आधा ध्यान तो इसी में बढ़ जाता है। प्यार मोहब्बत की बातें क्या खाक करते हैं। सोच मिताली का दिमाग आगे की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने लग की कवायद में जुट गया। उसने सुदीप को अपनी योजना के बारे में बताया। यह आश्रम है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं कि जब जी चाहा टहलते हुए आ गए। देखा नहीं सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी थी। सुदीप ने उसके प्रस्ताव को नकार दिया। तुम ऐसा करो, सुमन भाभी के साथ बाबा के शिष्य बन जाओ। रोज ना सही, कभी कभार तो आया ही जा सकता है। मिलने का मौका मिला तो ठीक, वरना ताज़ा फल सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। मिताली ने उसे उकसाया। बात सुदीप को भी जम गई और फिर एक दिन सुदीप विधिवत बाबा कृष्ण करीम का शिष्य बन गया। मिताली और सुदीप कभी सुमन के साथ तो कभी अकेले ही आश्रम में आने लगे। अक्सर दोनों सब की नज़रें बचाकर उन झोंपड़ियों की तरफ निकल जाया करते थे। कुछ देर एकांत में बिताने के बाद प्रफुल्लित से लौटते हुए फल सब्जियां खरीद ले जाते। आश्रम में आने जाने से उन्हें पता चला कि इस आश्रम की शाखाएं देश के हर बड़े शहर में फैली हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के अनुयायी हैं जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इन आश्रम से कई अन्य तरह की सामाजिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। कई हॉस्पिटल और स्कूल हैं जो आश्रम की कमाई से चलते हैं। मिताली ने महसूस किया कि जितना वे बाबा के बारे में जान रहे थे, उतना ही सुदीप का झुकाव उनकी तरफ होने लगा था।
अब उनकी बातों का केंद्र भी अक्सर बाबा ही हुआ करते थे। मुख्य सेवादार ने उसकी निष्ठा देखते हुए उसे आश्रम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी थी। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि अब मिताली बेरोक टोक आश्रम के हर हिस्से में आने जाने लगी थी। देखते ही देखते उनका कॉलेज पूरा होने को आया। फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। अब पढ़ाई में जुटना होगा। एग्ज़ाम से पहले एक आखिरी बार आश्रम चले। मिताली ने अपनी बाईं आंख दबाते हुए इशारा किया। हाँ, कल चलते हैं, बाबा का आशीर्वाद भी तो लेना है, सुदीप ने कहा। हाउ अनरोमांटिक, वह भुनभुनाई। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का एक यादगार दिन होने वाला है। सुदीप ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका गाल खींच दिया। वह दिन सचमुच ही उसकी जिंदगी का एक यादगार दिन था। उस दिन मौसम भी कुछ आशिकाना सा ही था। आसमान में काले बादल छा रहे थे। हवा में बारिश की बूंदें तैर रही थी। हमेशा की तरह चलते चलते दोनों झोंपड़ियों की तरफ निकल आए। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा के साथ बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्हें वापस आश्रम लौटने तक का वक्त नहीं मिला और वे भागकर एक झोंपड़ी में घुस गए। कुछ मौसम की साजिश और कुछ कुंवारे से इंद्रधनुष मिताली 7 रंगों में नहा उठी। सुदीप उसके कान में धीरे से गुनगुनाया, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। मिताली लाज से सिकुड़ गई। इंद्रधनुष के रंग कुछ और गहरा गए। भीगे बदन ने आग में घी का काम किया और फिर वह सब हो गया जो उन्होंने पुरानी हिंदी फिल्म आराधना में देखा था। बारिश खत्म होने पर दोनों घर लौट गए। इस रोमानी शाम के यादगार लम्हों के बोझ से मिताली की पलकें झुकी जा रही थी। परीक्षा खत्म हो गई। 2 दिन नींद पूरी करने और परीक्षा की थकान उतारने के बाद मिताली ने सुदीप को फ़ोन किया। लेकिन यह क्या, उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है जनाब की थकान अभी उतरी नहीं है, मिताली सोचकर मुस्कुराई। लेकिन यह कि सिर्फ उसका वहम ही था। अगले कई दिनों तक भी जब सुदीप का फ़ोन बंद मिला तो उसे फिक्र हुई। उसने सुदीप के 1-2 दोस्तों से उसके बारे में पता किया, लेकिन किसी ने भी उसे एग्ज़ाम के बाद से नहीं देखा था। मिताली ने आश्रम जाकर सुमन से बात की, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं था। सप्ताह भर बाद उसे सुमन से पता चला कि सुदीप अचानक कहीं गायब हो गया। उसके घर वालों ने भी उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हार कर उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मिताली के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने भी सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई की तैयारी करने लगी। तभी एक दिन दोपहर को उसके मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। मिताली, मैं बाबा का खास सहयोगी विद्यानंद बोल रहा हूँ। बाबा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। कल दोपहर 3 बजे आश्रम आ जाना। मिताली भीतर तक
सिहर गई। बोली, माफ़ कीजिएगा, मेरी आपके बाबा और आश्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें ना सही, बाबा को तो है। और हाँ, ज़रा बाहर जाओ, बाबा ने एक ख़ास तोहफ़ा तुम्हारे लिए भिजवाया है। और फिर फ़ोन कट गया। मिताली दौड़कर बाहर गई। मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। मिताली ने खोल कर देखा, उसमें एक पेन ड्राइव था। उसने कांपते हाथों से उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया। उसमें एक वीडियो क्लिप थी, जिसे देखते ही मिताली भय से पीली पड़ गई। या उसके और सुदीप के उन अतरंग पलों का वीडियो भी था, जो उन्होंने आश्रम वाली झोंपड़ी में बिताए थे। मरता क्या नहीं करता। मिताली अगले दिन दोपहर 3 बजे बाबा के आश्रम में थी। आज उसे उस विशेष रूप से बनी गुफा में ले जाया गया। भीतर ले जाने से पहले निवस्त्र करके उसकी तलाशी ली गई और उसके कपड़े भी बदल दिए गए। मोबाइल स्विच ऑफ करके अलग रखवा दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी घड़ी और कानों में पहने टॉप्स तक खुलवा लिए गए। बाहर से साधारण सी दिखने वाली यह गुफा भीतर से किसी महल से कम नहीं थी। नीम अंधेरे में मिताली ने देखा कि उसके अंदर विलासिता का हर सामान मौजूद था। आज पहली बार वह बाबा से प्रत्यक्ष मिल रही थी। बाबा का व्यक्तित्व इतना रोबीला था कि वह आंख उठाकर उसकी तरफ देख तक नहीं सकी। सम्मोहित सी मिताली 2 घंटे तक बाबा के हाथों की कठपुतली बनी उसके इशारों पर नाचती रही। शाम को जब घर लौटी तो लग रहा था जैसे पूरा शरीर वॉशिंग मशीन में धोया गया हो। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। बाबा जब भी इस आश्रम में विश्राम के लिए आते, मिताली को उनकी सेवा में हाजिर होना पड़ता। अपने प्रेम के राज को राज रखने की कीमत मिताली किश्तों में चुका रही थी। सुदीप का अब तक भी कुछ पता नहीं चला था। आश्रम में कुछ दबे स्वरों से उसे सुनाई दिया था कि बाबा ने उसे अपने विदेश स्थित आश्रम में भेज दिया है। इसी बीच उसके लिए देवेश का रिश्ता आया। पहले तो मिताली ने इनकार करना चाहा, क्योंकि वह अपनी अपवित्र देह देवेश को नहीं सौंपना चाहती थी। पर फिर मन के किसी कोने से आवाज़ आई कि हो सकता है यह रिश्ता तुम्हें इस त्रस्ती से आज़ादी दिला दे। हो सकता है कि तुम्हें आश्रम के नरक से छुटकारा मिल जाए। और इस उम्मीद पर वह देवेश का हाथ थाम कर वह शहर छोड़ आई। शादी के बाद सरनेम के साथ उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया, मगर कहते हैं कि दुख से पहले उसकी परछाई पहुंच जाती है। मिताली के साथ भी यही हुआ। शादी के बाद लगभग 6 महीने तो उसने डर के साए में बिताए, लेकिन आश्रम से फ़ोन नहीं आया तो धीरे धीरे पुराने दिनों को भूलने लगी थी। इसी बीच एक दिन अचानक एक फ़ोन आ गया। हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया होगा, कल दोपहर आश्रम आ जाना, बाबा ने याद किया है। यह सुनकर मिताली डर के मारे सूखे पत्ते सी कांपने लगी। उसके मुंह से बोल नहीं फूटे। तुमने क्या सोचा था? शहर और फ़ोन नंबर बदलने से तुम छिप जाओगी? अरे बाबा तो समुद्र में सुई खोजने की ताकत रखते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी औकात ना भूलो, समझी? एक धमकी भरी चेतावनी के साथ फ़ोन कट गया। फिर से वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया। मिताली अब बुरी तरह से
कसमसाने लगी थी। वह इस दोहरी जिंदगी से आज़ादी चाहने लगी थी। पानी जब सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो उसने आर पार की लड़ाई की ठान ली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दिवेश मुझे छोड़ देगा, ठीक ही करेगा। मैं भी कहाँ न्याय कर पा रही हूँ उसके साथ। हर रात जैसे एक जूठी थाली परोसती हूँ उसे, नहीं अब और नहीं। अब मेरा चाहे जो भी हो, मैं अब आश्रम नहीं जाऊंगी। बाबा मेरे खिलाफ कोई कदम उठाए उससे पहले ही मैं उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगी। मिताली ने मन ही मन निश्चय कर लिया। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? है इतनी हिम्मत? उसके मन ने उसे ललकारा। क्यों नहीं, बहुत सी महिलाएं मिट्टू अभियान में शामिल होकर ऐसे सफ़ेद पोशों के नकाब उतार रही हैं। मैं भी यह हिम्मत जुटाऊंगी। मिताली ने अपने आप से वादा किया। अभी वह आगे की रणनीति तैयार करने की सोच ही रही थी कि किसी लड़की ने यह हिम्मत दिखा दी। बाबा और उसके आश्रम का काला सच समाज के सामने लाने का हौसला दिखा ही दिया। अरे भाई, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? दिवेश ने कमरे में आकर कहा तो मिताली पलकों के पीछे की दुनिया से वर्तमान में लौटी। सिर्फ खाना नहीं जनाब, आज तो आपको विशेष ट्रीट दी जाएगी, एक ग्रैंड पार्टी। आखिर समाज को एक काले धब्बे से मुक्ति जो मिली है, कह मिताली रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। देवेश इस रहस्य को भेद नहीं पाया, लेकिन वह मिताली की खुशी में खुश था। मिताली मन ही मन उस अनजान लड़की को धन्यवाद देते हुए तैयार होने चल दी, जिसने उसमें फिर से जीने की ललक जगा दी थी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।